शांति के मुंह से घर छोड़ने की बात सुनकर सब दंग रह गए। मधु भी शालिनी की ओर देखने लगी, पर उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। मधु कुछ नहीं बोल सकी, पर तभी शोभा शांति की ओर देखकर बोली, बेटा 2 बातें आपने कही, 2 बातें पूजा ने कह दी, तो आपको बात वही खत्म कर देनी चाहिए थी। यूं घर छोड़कर जाने से तो बात और बढ़ेगी, साथ ही रिश्तों में भी दरार आ जाएगी। और फिर पूजा आपसे छोटी है और आप इस घर की बड़ी बहू है। उस नाते इस घर के हर रिश्ते को बांध कर रखना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। पर अगर आप ही यूं छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह बर्ताव करेगी तो हम बाकी बच्चों को क्या समझाएंगे। माँ, मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र में मैं मुंह फट हूँ। आपके साथ साथ घर के बाकी लोगों को भी यही लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ और मुझे इस घर के लोगों से कोई लगाव नहीं है। पर ये सच नहीं है माँ। मैं एनी की खुशी चाहती हूँ, बस इसलिए आपके साथ उस चौल की गंदगी में गई थी। पर वहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आपकी इस लाडली बहू ने इशारा करके अपने भाई को एनी से शादी करने के लिए मना किया था। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मधु पर बस इसलिए इल्जाम लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती, तो आप खुद इससे सच जान लीजिए। अगर इसमें इतनी सी भी इंसानियत होगी तो ये सबके सामने सच जरूर बोलेगी। ये सब सुनकर शोभा भी बोली, बेटा हमें किसी से सच जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मधु नहीं चाहती कि उनके भाई की शादी एनी से हो तो हम उनसे जबरदस्ती हाँ तो नहीं करवा सकते ना। ये उनका निजी फैसला है, इसलिए इस बारे में दोबारा इस घर में बात नहीं होगी। और अगर आप पूजा से नाराज होकर जा रही है तो हम भी मानते हैं कि आज जो उन्होंने आपसे कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, पर उन्होंने आपसे अपनी गलती की माफी भी मांग ली है, तो फिर आप ये सब क्यों कर रही है। शांति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूजा की ओर देखने लगी। तभी शोभा रोशनी की ओर देखकर बोली, रोशनी बेटा इनका सामान इनके कमरे में वापस ले जाए, शांति कहीं नहीं जा रही है। रोशनी ने तुरंत सामान उठाया और रूम में ले जाने लगी, पर शांति ने उसका हाथ पकड़ लिया और शोभा से बोली, आई एम सॉरी माँ, पर मैं अब इस घर में नहीं रुक सकती, क्योंकि आज मैं मधु के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि मुझे एनी की फिक्र है। पर पूजा ने राधिका को इन सब के बीच लाकर ये साबित कर दिया है कि उसकी नजरों में मेरे बच्चों की क्या जगह है। ऐसा नहीं है भाभी, मैं दिल से ऋषभ और राधिका को भी अपने ही बच्चे मानती हूँ, पर वो जब आपने एनी को लेकर वो सब कहा तो मेरे मुंह से कुछ गलत बातें निकल गई। पर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर गुस्से में मुंह से निकल गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आप चाहे जो सजा दे दीजिए मुझे, पर प्लीज ये घर छोड़कर मत जाए, प्लीज भाभी। पूजा शांति की बांह पकड़कर बोली, पर शांति ने गुस्से में अपनी बांह छुड़ाई। प्लीज पूजा, ये ड्रामा तुम मेरे सामने नहीं करो तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम आरव और एनी के बाद अगर इस घर के किसी और बच्चे से प्यार करती हो तो वो करण है। तुम सबको हमेशा मेरे बच्चे गलत लगते हैं, पर ये कल की आई हुई लड़की तुम सबको इतनी प्यारी हो गई कि तुम लोगों ने एनी के लिए मेरे प्यार को नजरअंदाज कर दिया। पर किसी ने इस लड़की से सवाल नहीं किया कि इसने ऐसा क्यों किया। ये लड़की अच्छे से जानती है कि इस वक्त एनी जिस रास्ते पर जा रही है उस रास्ते पर उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उसकी इसके भाई से शादी होनी बहुत जरूरी थी, पर फिर भी इसने उसे इस शादी के लिए ना कहने को कहा। शोभा ये सब सुनकर मधु के पास आए और बोली, बेटा हम जानते हैं कि अगर आपने ऐसा किया है तो उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी। हमारा यकीन करिए, आज अगर घर में ये सब तमाशा नहीं हो रहा होता तो हम आपसे कभी नहीं पूछते कि आपने ऐसा क्यों किया। अबीर आपका भाई है, आपको उसके लिए फैसला लेने का पूरा हक है। आप बस शांति को आपके इनकार करने की वजह बता दीजिए, ताकि उनके मन में जो भी गलतफहमी आपके लिए है वो आज यही दूर हो जाए। मधु शोभा की ओर देखकर बोली, दादी माँ इस वक्त एनी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, और अगर हमने जबरदस्ती उसकी शादी अबीर से करवाई तो ना वो खुश रहेगी और ना ही अबीर और एनी के मन में हम सबके लिए नाराजगी और बढ़ जाएगी। मुझे एनी और अबीर के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है दादी माँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई को आप सब ने इस काबिल समझा कि आप खुद उसका रिश्ता लेकर मेरे घर गए। यकीन करिए दादी माँ, अगर ये रिश्ता हो गया तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, पर इस वक्त ये रिश्ता अगर हुआ तो कोई खुश नहीं रहेगा। एक बार लक्की का सच एनी के सामने आ जाए और वो उसका असली चेहरा देख ले, उसके बाद मैं खुद अबीर से बात करूंगी।
बस करो मधु, और कितना नाटक करोगी। तभी शांति गुस्से में उस पर भड़की। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे, पर वो मधु के पास आए और उसकी बांह पकड़कर बोली, मधु, ये अच्छाई का नाटक करके तुम इन सबको अपनी अच्छाई के जाल में फंसा सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने इस रिश्ते के लिए अपने भाई से ना इसलिए करवाई क्योंकि तुम्हें ये लगा होगा कि एनी तुम्हारे भाई के लायक नहीं है, वो किसी और से जो प्यार करती है ना। नहीं बड़ी माँ, आप मुझे गलत समझ रही हो। मेरी नज़र में एनी में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से ऐसा ख्याल भी मेरे मन में आए। मैंने कहा ना आपसे कि अगर ये रिश्ता हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होती, पर एनी लिक्की से प्यार करती है। अगर हमने जबरदस्ती उसकी शादी अबीर से की तो वो उसे अपने पति के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी वनराज, बलदेव और अतुल भी वहां आ गए। बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो मधु। एक और तुम्हें एनी की परवाह है तो दूसरी ओर तुम खुद सबसे झूठ बोलकर एनी को उस लफंगे लड़की से मिलवाने ले जाती हो। कमाल है। शांति के इतना कहते ही मधु के होश ही उड़ गए। वो हैरानी से उन्हें देखने लगी और सब लोग उसे। शांति मुस्कुराते हुए फिर से बोली, आज तुम मंदिर का नाम लेकर एनी को लड़की से मिलवाने ले गई थी ना, और तुमने दोनों की शादी करवाने का वादा भी उन दोनों से किया है ना। ऋषभ भी ये सुनकर हैरान रह गया। मधु भी नजरें झुकाकर सोच में पड़ गई। तभी शांति ने फिर से पूछा, यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुम एनी को लेकर लड़की से मिलने गई थी। मधु कोई जवाब नहीं दे सकी। शांति ने उसे घूरा, मैं बता देती हूँ, आज जब मैं बास्केटबॉल क्लब से लौट रही थी तो मैंने तुम्हें लक्की और एनी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे देख लिया था। क्या कर रही थी तुम लक्की के साथ? मधु को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ऋषभ उसे देखकर मन ही मन बोला, ओह गॉड, ये चालाक लोमड़ी जरूर लक्की का मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। अच्छा हुआ जो इसके कुछ करने से पहले मैंने उस कमीने का खेल खत्म कर दिया। मैंने कुछ पूछा तुमसे मधु, तुम एनी को लक्की से मिलवाने क्यों गई थी? तभी शांति ने गुस्से में पूछा। मधु कोई जवाब नहीं दे पाए, पर तभी ऋषभ बोला, ये जानते हुए भी कि लक्की कितना घटिया इंसान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एनी को उसके पास ले जाने की? शालिनी भी मधु के पास आए। मधु बेटा, तुम सच में एनी को लेकर लक्की से मिलने गई थी? जी, मधु ने आहिस्ता से जवाब दिया। सारे घरवाले हैरान रह गए। ऋषभ उसके पास आकर गुस्से में बोला, समझाया था मैंने कि लक्की अच्छा इंसान नहीं है, उसके साथ एनी कभी खुश नहीं रह सकती। जब घर का हर इंसान ये बात समझ गया तो तुम किसकी इजाजत से मेरी बहन को उस घटिया इंसान से मिलवाने ले गई थी? मुझे लक्की से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है भैया, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। तभी एनी बोली। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। तभी पूजा ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और बोली, ये क्या तरीका है एनी अपने बड़े भाई से बात करने का? दिन ब दिन बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। माफी मांगो ऋषभ से, माफी, और वो भी एक झूठे इंसान से। कभी नहीं मॉम, एनी गुस्से में बोली। उसकी बदतमीजी देखकर पूजा ने गुस्से में उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। शालिनी ने तुरंत आकर एनी को पीछे हटाया और पूजा से बोली, क्या कर रही है पूजा, पागल हो गई है क्या? एनी अब बच्ची नहीं रही जो तू यूं उस पर हाथ उठा रही है। बच्ची नहीं है ये भाभी, यही याद दिलाने के लिए तो मैंने इसे थप्पड़ मारा है। पूजा ने एनी को घूरते हुए जवाब दिया। एनी ने भी पलटकर उसे जवाब दिया, मैंने गलती की तो आपने मुझ पर हाथ उठाया मोम, और मधु भाभी ने मेरा साथ दिया तो आप सब उन्हें इस तरह से देख रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। पर ऋषभ भैया का क्या? उन्होंने जो सबसे इतना बड़ा झूठ बोला, सबको धोखा दिया, कोई उन्हें कुछ क्यों नहीं कह रहा है? ऐसा क्या झूठ बोला है मैंने जो तू इस लड़की की बातों में आकर इतनी बहक गई कि मुझसे इस तरह से बात कर रही है? ऋषभ ने मधु को घूरते हुए एनी से पूछा तो एनी गुस्से में बोली, यही भैया कि आपकी याददाश्त चली गई है। ऋषभ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो एनी को एकटक देखने लगा। बाकी सब भी उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। तभी एनी फिर से बोली, झूठ बोला आपने सबसे कि आपकी याददाश्त चली गई है, जबकि आपकी कोई याददाश्त नहीं गई है। सब कुछ बहुत अच्छे से याद है आपको, आप सिर्फ याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं। तभी शांति ने गुस्से में उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी ओर किया और बोली, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? शर्म नहीं आती तुझे? यूं अपनी गलती छुपाने के लिए अपने भाई पर झूठा इल्जाम लगा रही है। एनी ने अपनी बांह छुड़ाए और बोली, झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ बड़ी मोम, बल्कि सच बोल रही हूँ। ऋषभ भैया सिर्फ याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं,
कुछ नहीं भूले हैं, ये सब कुछ याद है इन्हें। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी गलती छिपाने के लिए इन पर इल्जाम लगा रही हूँ, तो इनसे ही पूछ लीजिए कि अगर इनकी याददाश्त सच में चली गई है तो ये लक्की को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं, क्योंकि इन्हें तो पिछले 5 साल में जो कुछ भी हुआ है कुछ याद नहीं है। जबकि लक्की से तो ये 3 साल पहले मिले थे, तो फिर इन्हें लक्की कैसे याद है। सब लोग ऋषभ की ओर देखने लगे। तभी एनी फिर से बोली, राधिका दी की शादी रघुवेंद्र जीजू से नहीं बल्कि रणबीर जीजू से हुई है। इस बात को लेकर इन्होंने अभी तक कोई सवाल क्यों नहीं किया? क्यों ये लक्की को इतने अच्छे से जानते हैं, जबकि इन्हें तो उसे भूल जाना चाहिए था। बताए भैया सबको कि आप याददाश्त जाने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शट अप एनी, जस्ट शट अप। बहुत हो चुका। लक्की के बारे में मुझे मेरे कॉलेज फ्रेंड से पता चला है। क्योंकि हम सब साथ ही रहते थे, इसलिए याददाश्त जाने के बाद भी मैं लक्की को जानता हूँ। और मेरे पास याददाश्त जाने का नाटक करने की कोई वजह नहीं है, तो मैं क्यों नाटक करने लगा? ऋषभ ने गुस्से में पूछा। क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मधु तुम्हारी असलियत तुम्हारे परिवार को बताए। तभी दरवाजे पर खड़ी मीरा बोली। उसकी आवाज सुनकर सब लोग उसकी ओर देखने लगे, उसके साथ रोहित भी था। मीरा अंदर आई और आते ही उसने मधु का हाथ पकड़ा और फिर ऋषभ की ओर देखकर बोली, 3 साल पहले जो गुनाह तुमने किया था, वही गुनाह तुम्हारे ही छोटे भाई की पत्नी के रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। बस इसलिए तुमने याददाश्त जाने का ड्रामा किया ताकि मधु सबको ये ना बता सके कि 3 साल पहले करण जीजू और नंदिनी की शादी की रात तुमने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मीरा के इतना कहते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सब उसे हैरानी से देखने लगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वहीं खड़े वनराज ने पूछा। तो मीरा ऋषभ को घूरते हुए बोली, सच कह रही हूँ अंकल। और इसके इस गुनाह में ये अकेला नहीं था, बल्कि लक्की और इसके 2 दोस्त भी इसके साथ थे। जब इसे पता चला कि करण जीजू की शादी उदयपुर में मधु से हो गई है, तो ये समझ गया कि अब इसका ये गुनाह कभी भी सबके सामने आ जाएगा। बस इसलिए इसने याददाश्त जाने का नाटक किया और मधु के सामने आने से बचता रहा, ताकि मधु को ये पता ही ना चले कि 3 साल पहले जिसने उसके साथ वो घिनौनी हरकत की थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसके पति का बड़ा भाई है। पर मुझे मधु की शादी के बाद ये पता चल गया था कि मेरी बहन 3 साल तक जिस आदमी की वजह से डर और खौफ के साए में जीती आ रही थी, वो ये आदमी है। पर करण जीजू से शादी करके मधु बहुत खुश थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई अब उससे उसकी खुशियां छीने। इसलिए मैंने ही इस घर के हर कोने से ऋषभ की तस्वीरें हटाई थी। पर सच को तो एक ना एक दिन सबके सामने आना ही था, इसलिए मधु ने इसकी तस्वीर देख ली। पर फिर भी वो चुप रही, क्योंकि उसके पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। झूठ बोल रही है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मधु अब तक चुप नहीं रहती। पर इसने अब तक किसी को कुछ नहीं बताया। किसी और को तो छोड़ो, इसने तो शायद अब तक करण को भी इसका ये झूठ नहीं बताया, क्योंकि अगर बताया होता तो वो तो चुप रहने वालों में से नहीं है। ऋषभ गुस्से में बोला। मीरा उससे जवाब देने ही जा रही थी, पर तभी मधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं मीरा, आज तू कुछ नहीं बोलेगी। ये मेरे सच की लड़ाई है जिसे मैं खुद लड़ूंगी। ऋषभ का सच में खुद सबके सामने लेकर आऊंगी। वो शोभा के पास आई, जो परेशान सी सोफे पर बैठी ये सब सुन रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। मधु उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठी और बोली, दादी माँ, मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ भी इस घर में हो रहा है, आप उससे बहुत दुखी है। पर मैं इस घर के किसी भी सदस्य का दिल नहीं दुखाना चाहती, क्योंकि अब ये परिवार मेरा भी है। बहुत मुश्किलों के बाद मुझे इतने सारे लोगों का प्यार नसीब हुआ है, जिसे मैं खोना नहीं चाहती। पर सच अब मैं और छिपा भी नहीं सकती। ये सच है दादी माँ कि आज मैं एनी के साथ लक्की से मिलने गई थी, पर इस घर की मान मर्यादा को दांव पर लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं बस लक्की का सच एनी के सामने लाना चाहती हूँ। उसे ये बताना चाहती हूँ कि लक्की उसके लिए सही लड़का नहीं है। और दादी माँ, मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई हूँ। एनी अब लक्की का पूरा सच जान चुकी है। उसके सामने लक्की का असली चेहरा आ चुका है। अभी जो कुछ भी उसने किया वो उसने मेरे कहने पर किया है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती दादी माँ कि आप मेरी बातों पर यकीन करेगी या नहीं, पर मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खाकर कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी कहूँगी वो उतना ही सच होगा।
जितना कि ये है कि करण मेरे पति है, और सच जानने के बाद आपका जो भी फैसला होगा वो मैं सिर झुकाकर मानूंगी। ये वादा करती हूँ मैं आपसे। शोभा एकटक उसकी ओर देखने लगी। मधु कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी ऋषभ गुस्से में बोला, दादी माँ आप इस लड़की की बातों पर भरोसा मत कीजिएगा। ये लड़की पता नहीं मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। अरे 3 साल पहले तो मैं और हमारा पूरा परिवार इसे जानता तक नहीं था, तो ये नंदिनी और करण की शादी में कैसे पहुंच गई? ये जरूर ये सब करण के कहने में आकर कर रही है। वो मुझे हमेशा से आप सबकी नजरों से गिराना चाहता था। जब उससे खुद कुछ नहीं हुआ तो वो मेरे खिलाफ अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी बातें सुनकर वनराज गुस्से में भड़के, मधु की बातों में कितनी सच्चाई है ऋषभ, ये तो सच जानने के बाद ही हम तय कर पाएंगे। और करण पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले ये मत भूलो कि वो तुम्हारा भाई है और इतनी ओछी हरकत कभी नहीं करेगा। मधु बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? ऋषभ मेरा बेटा जरूर है, पर अगर मीरा जो कह रही है वो सच है तो यही सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। पर बेटा तुम्हें अपना सच साबित भी करना पड़ेगा, वरना इस घर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तुमने अपने मंगलसूत्र की कसम खाई है बेटा, और मैं ये मानता हूँ कि तुम जैसी लड़की यूं ही अपने मंगलसूत्र की कसम कभी नहीं खाएगी। इसलिए बोलो, हम सब तुम्हारा सच सुनने के लिए तैयार है। और मैं ऋषभ का पिता तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम सच्ची हो तो ऋषभ को उसके किए गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। शांति गुस्से में आगे आए, झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते मधु, इसलिए जो कहानी सुनाना चाहती हो सबको सुना दो, पर मेरे बेटे को ऐसे गुनाह की सजा कभी नहीं दे पाओगी जो उसने कभी किया ही नहीं। बोलो मधु, क्योंकि अब तो मैं भी तुम्हारा सच सुनना चाहती हूँ। पर मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे पर लगाए तुम्हारे इल्जाम झूठे साबित हुए तो आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मधु के पास खड़ी एनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बताइए भाभी सबको सच। मैं जानती हूँ जैसे आज सच जानने के बाद मैं आपके साथ हूँ, हमारा पूरा परिवार भी आपके साथ होगा। बोलिए भाभी। मधु ने हिम्मत की और शोभा की ओर देखकर बोली, दादी माँ, नंदिनी से मेरी और मीरा की मुलाकात 3 साल पहले दिल्ली के मीना बाजार में हुई थी और हमारी पहली ही मुलाकात दोस्ती में बदल गई थी। उसने मुझे और मीरा को बताया था कि 2 दिन बाद उसकी शादी है। उस वक्त मैं सिर्फ इतना जानती थी कि उसकी शादी किसी करण नाम के लड़के से होने जा रही है जिससे वो बहुत प्यार करती है। उसने मुझे और मीरा को अपनी मेहंदी की रस्म में भी बुलाया था, जहां मैं पहली बार ऋषभ से मिली थी। ये और इसके 3 दोस्त, जिसमें लक्की भी शामिल था, मुझे मेहंदी वाली रात से ही परेशान कर रहे थे। मैंने और मीरा ने इन चारों की हरकतों को बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, पर इनकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही थी। शादी की रात जब करण बारात लिए दरवाजे पर खड़े थे, तब इसने और इसके दोस्तों ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ फिर से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इन सब ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। ऋषभ ने नशे की हालत में मेरा दुपट्टा पकड़ लिया तो बदले में मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया। उसी का बदला लेने के लिए ये चारों मुझे उठाकर टेरेस पर बने एक स्टोर रूम में ले गए, जहां इन्होंने मेरे साथ। मधु ने रोते हुए उस रात की सारी सच्चाई सबको बता दी। उसकी बातें सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। शोभा ने ये सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली तो मधु फिर से बोली, नंदिनी ने करण को कोई धोखा नहीं दिया था दादी माँ, बल्कि उस रात अगर नंदिनी नहीं होती तो शायद आज मैं यूं आपके सामने बैठकर आपको सच नहीं बता रही होती। उस रात इन लोगों ने नंदिनी के साथ क्या किया ये सिर्फ यही जानता है। पता नहीं इन चारों ने उसके साथ क्या दरिंदगी की होगी कि आज तक उसका कुछ पता नहीं है। सब यही समझते हैं कि उस रात वो करण को धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ देश छोड़कर भाग गई, पर ये सच नहीं है दादी माँ। इसने उसके साथ कुछ गलत किया है। पूछिए ना इससे कि इसने नंदिनी के साथ क्या किया है और वो कहाँ है, पूछिए ना इससे। इतना कहकर मधु रोने लगी। तभी ऋषभ जोर जोर से ताली बजाने लगा। सब उसकी ओर देखने लगे। वो गुस्से में बोला, वाह मधु, क्या कहानी बनाई है तुमने, ब्रिलियंट। तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। पहले तुमने मुझ पर अटेम्प्ट टू रेप का इल्जाम लगाया और अब नंदिनी के गायब होने का इल्जाम भी लगा रहे हो। बहुत अच्छे मधु, बहुत अच्छे। तभी पूजा बोली, मैं ये नहीं कहूंगी मधु कि तुम झूठ बोल रही हो, पर मैं ये भी नहीं मान सकती कि हमारा ऋषभ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। ऋषभ इस घर का बेटा है और हमने हमारे बच्चों को औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है, इसलिए मैं नहीं मान सकती
कि ऋषभ तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम कर सकता है। ऋषभ में बचपना जरूर है और वो करण को पसंद भी नहीं करता, ये भी सच है। पर तुम जो कह रही हो वो सच नहीं हो सकता। पर यही सच है चाची, मेरा कहा एक एक लफ्ज सच है। मधु के इतना कहते ही बलदेव उसके पास आकर बोले, बेटा हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो, क्योंकि मैं भी यही मानता हूँ कि ऋषभ में लाख बुराइयां सही, पर ये किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो कोई और हो जिसे तुम ऋषभ समझ बैठी हो। नहीं पापा, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, वो ऋषभ ही है। मधु फिर से बोली। शांति गुस्से में उस पर भड़की, मधु तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाओगी और हमारा परिवार तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लेगा, और वो भी बिना किसी सबूत के। पहले तुमने एनी को अपनी तरफ करके मेरे बेटे पर याददाश्त जाने का नाटक करने का इल्जाम लगाया, और फिर 3 साल पहले तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया, और अब नंदिनी के गायब होने का इल्जाम भी उस पर लगा रही हो। वाह मधु, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। तो ये झूठी कहानी गढ़ने से पहले तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से खुराना खानदान की इज्जत उछल सकती है, उस खुराना खानदान की जिसकी तुम बहू हो। और अगर तुम सच्ची हो तो सबूत क्या है तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का? मेरे पास है सबूत मधु भाभी की सच्चाई का। तभी लक्की वहां आकर बोला। लेखिका कविता वर्मा।